हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया एकदम। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले मैं आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ा चुका हूं, चैप्टर सेकंड पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो को तो देख लीजिए और साथ ही साथ उन दोनों चैप्टर को ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर चैप्टर 4 लिखा हुआ है। आप सोच रहे हो कि सर चैप्टर 3 कहाँ चला गया? तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 4 जो आपकी बुक में है ना, ये आपके लिए चैप्टर 3 है, क्योंकि चैप्टर 3 जिसका नाम निर्देशांक ज्यामिति है वो अभी सिलेबस से हटा दिया गया है। इस समय वो सिलेबस में नहीं है और आपको नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ जो चैप्टर 5 था आपका यूक्लिड की ज्यामिति, वो भी अभी सिलेबस में नहीं, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था, बट शायद आप लोग भूल गए होंगे, इसलिए हमने आपको बताया कि चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति इस साल कोविड-19 के कारण जो शिक्षण सत्र काफ़ी पीछे हो रहा है, उसीलिए उसको सिलेबस में से हटाया गया है। तो आज के इस वीडियो में अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा, बहुत ही आसान था और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। खूब ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी इसके पहले हमने आपको जो चैप्टर पढ़ाया उस चैप्टर का नाम बहुपद था। याद है आपको? बहुपद था ना? तो वहाँ पर आपको कई प्रकार के बहुपद के बारे में हमने आपको बताया। साथ ही साथ बहुपद चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने आपके साथ डिस्कस किया था चर एवं अचर राशियों को। तो आशा करते हैं कि चर और अचर राशियाँ जो होती हैं वो अभी तक आपको याद होंगी। चर और अचर राशियों को आप भूले नहीं होंगे कि चर राशियाँ किसे कहते हैं और अचर राशियाँ किसे कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उसी बहुपद से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए हम लोग समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का नाम है बच्चों दो चरों वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे समीकरण क्या होता है। ध्यान समझना बच्चों, समीकरण क्या होता है, इक्वेशन किसे कहते हैं हम लोग। देखो, अगर बच्चों हम एकदम छोटी सी और नॉर्मल सी डेफिनेशन आपको बताएं तो सबसे आसान सी डेफिनेशन है कि जब हम किसी भी बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है उसी को हम लोग समीकरण कहते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी आप लोगों ने बहुपद पढ़ा था, आपको पता है कि 2x + 1 एक कैसा बहुपद है बच्चों? रैखिक बहुपद है। अभी अभी आपको पढ़ाया गया ना दूसरे चैप्टर में, कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है बच्चों। अब अगर हम इस रैखिक बहुपद को px से दिखाएं और बच्चों px = 0 कर दें तो क्या होगा? 2x + 1 = 0 हो जाएगा। ये जो आपके सामने लिखा है बच्चों, इसी को हम क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण कहेंगे। समझ में आ रही है बातें? और बच्चों इसमें कितनी चर राशि है? देखो, एक चर राशि है। तो इसके पहले ये जो था ये एक चर वाला रैखिक बहुपद था। अभी जब इसको हमने 0 को बराबर कर दिया तो ये जो हमें प्राप्त हुआ इसी को एक चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। क्लियर हो गई बातें? नॉर्मल डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। जब किसी भी बहुपद को शून्य के बराबर लिख देते हैं तो हमें जो व्यंजक प्राप्त होता है, जो हमें रिलेशन प्राप्त होता है, उसी को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। अब जिस टाइप का हमारा बहुपद होगा उसी टाइप का इक्वेशन, उसी टाइप का समीकरण हमारा बन जाता है। अगर वह बहुपद रैखिक होगा, रैखिक कैसे होता है? जब चर राशि की घात 1 होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। चर राशि की सबसे बड़ी घात जब 2 हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? द्विघात बहुपद कहते हैं। तो जब आप द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर करोगे तो आपको जो प्राप्त होगा वो द्विघात समीकरण होगा। जब आप किसी रैखिक बहुपद को शून्य के बराबर करोगे तो जो समीकरण आपको प्राप्त होगा बच्चों उसे हम रैखिक समीकरण कहेंगे। क्लियर है बातें? और वो एक चर राशि वाला होगा तो एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा, उसमें दो चर राशि होगी तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण वहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बातें? इस चैप्टर में बच्चों हमें सीखना क्या है? इस चैप्टर हम लोग सीखेंगे बच्चों कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें और इनको किस तरीके से हल किया जाता है। साथ ही साथ इनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से किस तरीके से इनका ग्राफ हम लोग बनाते हैं, वो सारी की सारी बातें हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। तो अभी तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि रैखिक बहुपद होता क्या है। नॉर्मल सी डेफिनेशन है, जब किसी रैखिक बहुपद को शून्य के बराबर करेंगे तो हमको रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि हम एक बहुपद लेते हैं px = 2x + y + 7। अब देखो बेटा, ये क्या है? बहुपद है क्या? यस सर, बहुपद है, लेकिन दो चरों वाला बहुपद है। ध्यान देखिएगा,
कैसा बहुपद है? दो चरों वाला बहुपद है, दो चरों वाला बहुपद है, क्योंकि ये जो बहुपद आपके सामने लिखा है बच्चों, इसमें कितने चर हैं? दो चर हैं, दो वेरिएबल्स हैं। और कैसा बहुपद है सर? ये रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें जितनी भी चर राशियाँ आपको नज़र आ रही हैं सब की घात बच्चों कितनी है? एक है। यहाँ x की घात एक है, y की घात कितनी है? एक है। इसलिए यह दो चरों वाला बच्चों क्या है? एक रैखिक बहुपद है। अब यहाँ पर हम यहाँ px, y दोनों लिखा जाएगा बच्चों। अगर इसको हम 0 के बराबर कर दें तो 2x + y + 7 = क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त हो जाएगा बच्चों। यही जो आपके सामने लिखा हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं? दो चरों वाला, ध्यान दो बच्चों, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चरों वाला क्या कहेंगे बच्चों? रैखिक समीकरण। तो नॉर्मल सी बात है, हम कह सकते हैं ऐसा समीकरण जिसमें दो चर राशियां विद्यमान हो। 3 उंगली हो गई क्या? ऐसा समीकरण जिसमें दो चर राशियां विद्यमान हो, साथ ही साथ उन चर राशियों की घात 1 होनी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? रैखिक समीकरण कहते हैं। अब तो हम तमाम प्रकार के एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे 2x + y = 5। यह एक रैखिक समीकरण है, कितने चरों वाला? दो चरों वाला। 2x + 7y - 9 = 0, x + y + 10 = 0। ये जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख रहे हैं बच्चों, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं सर? रैखिक समीकरण के। और कैसा रैखिक समीकरण है? दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि इन सभी के सभी समीकरणों में दो चर राशियाँ विद्यमान हैं और साथ ही साथ उन चर राशियों की घात बच्चों कितनी लगी हुई है? 1 लगी है। इसीलिए इसको हम बोलेंगे दो चरों वाला रैखिक समीकरण। क्लियर है बातें? रैखिक माने घात 1 होगी, दो चर माने दो चर होंगे, तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण। समीकरण की एक डेफिनेशन और हम बताते हैं। समीकरण की एक डेफिनेशन नॉर्मली बताई जाती है बच्चों की, चर एवं अचर राशियों का द्विपक्षीय संयोजन, वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों का द्विपक्षीय, माने उसमें लेफ्ट हैंड साइड होगा और राइट हैंड साइड होगा। इस तरीके से जब उनका सामंजस्य बना दिया जाता है, समीकरण जो बनता है बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। अगर उसमें एक चर राशि है तो एक चर वाला समीकरण है, दो चर राशि है तो दो चर वाला है, तीन चर राशि है तीन चर वाला है, अगर एक घात है तो रैखिक समीकरण है, द्विघात है द्विघात है, तीन समीकरण है तीन घात समीकरण है। बातें समझ में आ गई? तो अभी हमने यहां पर जितने भी एग्जाम्पल आपके सामने लिखे डियर स्टूडेंट, ये सभी के सभी एग्जाम्पल रैखिक समीकरण के हैं। लेकिन देखो ये कुछ अलग तरीके से लिखा है, ये कुछ अलग तरीके से लिखा है। इन दोनों के राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो 0 है, इन दोनों की राइट साइड में 0 नहीं है। तो सर इसका मानक रूप क्या है? इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है? जब हमें कोई भी रैखिक समीकरण दिया गया होगा दो चरों वाला, उसको हम किस रूप में लिखेंगे? तो आइए समझ लेते हैं बच्चों। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, ठीक है, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, देखो ax + by + c = 0, यही है बच्चों दो चरों वाले रैखिक समीकरण का कौन सा फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म यही है बच्चों, मानक रूप यही है। जब आपको कोई भी दो चरों वाला रैखिक समीकरण दिया गया होगा तो उस रैखिक समीकरण को आप हमेशा ax + by + c = 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक कि अभी जब आप एक्सरसाइज पढ़ेंगे, आपने एक्सरसाइज 4.1, तो इसी के बेसिस पे आपको वहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे? जैसे लिखा रहेगा 2x + 5y = 11 को ax + by + c = 0 के फॉर्म में लिखिए और तुलना करके a, b और c का मान ज्ञात कीजिए। तो ax + by + c = 0 में क्या खास बात है? इसमें खास बात यह है कि इसके राइट हैंड साइड में बच्चों क्या होता है? 0 होता है। तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसे लिख देंगे 2x + 5y - 11 = 0। अब हम क्या करेंगे? ax + by + c = 0 से हम क्या करेंगे बच्चों? इससे हम लोग तुलना करेंगे। ठीक है, जब आप इससे इसकी तुलना करोगे बच्चों तो देखो a की जगह पे कितना लिखा है? 2 लिखा है,
बी की जगह पे कितना लिखा है 5 लिखा है, सी की जगह पे कितना लिखा है बच्चों -11 लिखा हुआ है। तो यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू भी आपको प्राप्त हो जाएगी। डिफरेंट कंडीशंस का यूज़ करते हुए हम लोग समीकरण को बनाना भी सीखेंगे, उसको हल करना भी सीखेंगे और मानक रूप तो आपको बच्चों समझ में आ ही गया होगा। तो इस वीडियो के साथ मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1 के कंप्लीट इंट्रोडक्शन के बारे में डियर स्टूडेंट्स बता दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को खूब ध्यान से समझिए, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए जिससे आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।